अल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर। लेकिन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हम लोग वेपर प्रेशर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हम लिक्विड के साथ मिला रहे थे। वहाँ पर हमने क्या मिलाया था? हमने मिलाया था वाटर एंड अल्कोहल आपस में मिला चुके थे और एक मिक्सर बनाया था। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो क्या इस लिक्विड का वेपर प्रेशर पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं ये जो लिक्विड जो होते हैं लिक्विड्स तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की जो इसका मतलब ये है कि जो एवोपोरेशन जो रेट होती है, एस्केपिंग रेट जो होती है, एक दूसरे से नफरत की जो रेट होती है वो लिक्विड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जमे हुए होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, एक दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है। सो इट मीन्स वी कंसिडर लिक्विड एज अ वोलेटाइल बट सॉलिड एज अ नॉन वोलेटाइल। सो व्हेन वी डिसॉल्व सॉलिड इनटू लिक्विड, सो व्हाट हैपेंड टू द एवापोरेशन और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। सो आज हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। सो पेन कापी निकाल के नोट डाउन एंड लर्न इट। सो देखें, ये हमारे साथ एक सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट है। क्या है? एक सॉल्वेंट है हमारे साथ। अच्छा, और एक अदर प्लेट है हमारे साथ। ये प्लेट है, उसमें क्या पड़ी है? क्या पड़ी है? सपोज इसमें पड़ी है जिसे हम सक्रोज कहते हैं, सक्रोज चीनी पड़ी है। अच्छा, सो देखें, और यहाँ पर लिक्विड पड़ा हुआ है, सपोज H2O पड़ी हुई है। सो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सॉलिड हैं, सॉलिड जमे हुए हैं, एवपोरेट होना नहीं चाहते। लिक्विड में एवपोरेशन की टेंडेंसी होती है, इसका वेपर प्रेशर होता है, इसका नहीं होता। सो जब हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है? अच्छा, तो होता कुछ यूँ है कि देखें, इसकी अपनी जो ऑपरेशन होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो अपनी ऑपरेशन होती है इस सॉल्वेंट की, जो भी सॉल्वेंट ये है, क्लियर, उसको हम कंसीडर करते हैं P0A से। लेकिन जब इसमें हम ये सपोज B डालते हैं तो क्या होता है? सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन जाता है, और यहाँ पर इसकी जो प्रेशर होगी यहाँ पर उसको हम शो करते हैं PA से। क्लियर? अच्छा, देखिए सॉलिड भी किसी हद तक हम उनसे प्रोबेबल हैं ये बात, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि उसकी क्या है? PB है। क्लियर है यहाँ तक? इसकी बात हम करते हैं। अच्छा, तो देखें अब क्या होता है जब हम इन दोनों को मिलाते हैं। मिलाया। अच्छा, सो देखें, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या आप लोगों को वही फार्मूला याद है जब हम लिख चुके थे कि PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA? याद है हम लोगों को? अच्छा, देखिए यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं, देखिए PA को हम इस तरह कह सकते हैं क्योंकि अभी सॉलिड लिक्विड में है, तो PA को हम दो नाम दे सकते हैं कि वेपर प्रेशर के पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, और इस तरह कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमने जो चीनी मिलाई हुई है, चीनी सॉल्यूट मिलाया हुआ है, उसका वेपर प्रेशर में कोई हिस्सा नहीं है, उनके वेपर्स बन नहीं रहे, तो इसका वेपर प्रेशर में क्या रोल होगा? तो देखें यहाँ पर आपको जो PA दिखाई दे रही हैं ये दो चीज़ों को जाहिर करती हैं। नंबर 1 लिख ले, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, और वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेपर्स बन रहे हैं वो सिंपल A के होंगे, B के नहीं होंगे। सो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस A इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, दोनों बात याद रख लें। क्लियर है? अच्छा, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो क्या आप लोग जानते हैं
कि अगर ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, तो यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, लिख सकते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं, सो टाइप मोल फ्रैक्शन एंड आल्सो इस तरह लिख लर्निंग ग्रुप RF, वो भी लिख लें, आपको फ़ौरन मोल फ्रैक्शन की वीडियो सामने आ जाएगी यूट्यूब पर। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए क्या मैं इसी इक्वेशन को दोबारा इस तरह लिख सकता हूँ, PA इज इक्वल टू P0A इंटू P0A इंटू, देखें यहाँ पर B है ना, समटाइम इंसान से गलती होती है और हमसे तो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। क्या मैं, अच्छा इसको मज़ीद क्या मैं और फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखें PA माइनस ये क्या है, हमारे साथ ये क्या है, ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली, यहाँ पर P0 है। क्लियर? देखिए सिंबल मुख्तलिफ लिखने से बात कुछ और बन जाती है। P0A माइनस P0A इंटू एक्स बी लिख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी इम्पोर्टेंस को हम धीरे धीरे जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब डस्टर कहाँ गया? सो चलते हैं आगे, यहाँ तक नोट कर लें। अच्छा, सो देखें इसको मैं मिटाऊं तो चलो देख लें। इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, इसी तरह देखें P0A इंटू एक्स बी, इसको मैं इधर लेके आया और इसको इधर ले गया, P0A माइनस PA। क्लियर? अच्छा, सो क्या इस इक्वेशन को देखकर आपको कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पर आपकी दो MCQs हैं। नंबर 1, ये एक्चुअली शो कर रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूट और दिस सॉल्वेंट इन अ प्योर फॉर्म, देखें इट शोज दैट वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट इन अ प्योर फॉर्म and this shows that the partial vapor pressure or the vapor pressure of this solvent in a solution form। so जब हमने सॉल्वेंट में चीनी डाल दी, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या हुआ, चीनी खुद एवपोरेशन नहीं करती और जब वो पानी के साथ मिल गया तो पानी के एवपोरेशन को उन्होंने डिक्रीज किया। देखें जब आप कोई काम करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं काम करूंगा, तो जब कोई बंदा आपके पास आ जाता है और वो आपको कहता है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो आप मज़ीद इनकरेज हो जाते हैं, आगे चलते हैं। अगर दूसरा बंदा आ जाता है वो आपसे ये कहे कि यार आप नहीं कर सकते, तो आप पीछे चले जाते हैं। इस तरह की बात है। ये लिक्विड वेपर्स बनाता है, इसकी अपनी वेपर प्रेशर है, लेकिन जब हम उसमें चीनी डालते हैं तो क्या हो जाता है, चीनी खुद नॉन वोलेटाइल है, जब वो पानी में आ जाता है तो पानी को कहता है कि यार क्या कर रहे हो यार, स्टेबल बन जाओ, तो उनकी ऑपरेशन डिक्रीज कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं कि द डिक्रीज इन ऑपरेशन, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर व्हेन वी ऐड अ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P0A इंटू एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा P।
दिस इज आल्सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस इज आल्सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन जान ले ये बात कि सॉल्यूशन की वो फिनोमेना जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। किसी सॉल्यूशन की वो फिनोमेना, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। किस चीज़ की कंसंट्रेशन पर? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, क्या कहलाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, वो डायरेक्ट रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट। ये सॉल्यूट थी ना। सो देखें, ऐसी प्रॉपर्टी जो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से वो चेंज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। सो ध्यान दें यहाँ पर। देखें नंबर 1, अदर एमसीक्यूज। समटाइम इस तरह होता है कि क्या वेपर्स प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? वेपर्स प्रेशर कोलिगेटिव नहीं, वेपर्स प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? वेपर प्रेशर नहीं बल्कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो यहां पर देखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं? ये नोट डाउन कर लें। पी नॉट ए, इसको साइड में लिखता हूं, ये कि इंतहाई आम फार्मूला है। पी नॉट ए असल में क्या है? सॉल्वेंट है ना। हमारे साथ एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी। क्लियर? 1 2। क्या मैं बोथ साइड को अगर पी ए सी डिवाइड कर लूँ तो क्या बन जाएगा? इसको मैंने पी ए सी डिवाइड किया और इसको पी ए नॉट थी ना, पी ए नॉट यहाँ पर नॉट है, और इसको मैंने पी ए नॉट से डिवाइड किया, तो ये और ये कैंसल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा पी ए नॉट। इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब इसे रिलेटिव क्यों कहते हैं? रिलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं इसकी असल फॉर्म कुछ यूं है, इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए नॉट। अच्छा, अब देखें, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये क्या चीज़ शो करती है? ये डिक्रीज को शो करते हैं कि कितना डिक्रीज आया, कि डिक्रीज कितना आया, 10 डिक्रीज आया, 20 डिक्रीज आया, 30 डिक्रीज आया, 40 डिक्रीज आया। विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए? आप किस तरह कहते हैं कि 40 डिग्रीज आया? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उसकी प्रेशर कितनी है? 40 है, 400 है, चलो 400 है। अच्छा, इसकी इनिशियल इतनी है, लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में उसकी कितनी बनी? उसकी बन रही है 200। तो उसका रिलेटिव प्रेशर हम इस तरह लिखेंगे। देखिए, इस फॉर्म में अगर आप उसे लिख लें तो इस तरह लिखेंगे। देखें, पी ए नॉट, ये असल में प्योर फॉर्म में कितनी है? पी ए नॉट 400 माइनस पी ए 200 डिवाइड बाय 400। अब डिक्रीज कितना आ रहा है? 200 विद रिलेटिव टू 400। आसान है।
रिलेटिव वेपर प्रेशर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम रिलेट करते हैं, उसकी हम निस्बत मालूम कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड से, किसी इनिशियल क्वांटिटी से। सो अनदर फार्मूला विच इज दैट lowering of vapor pressure or XB is equal to P naught A minus PA divided by what? P naught A। क्लियर? इसमें दो तीन बातें आप लोगों ने नोट की। नंबर 1, वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट डिक्रीज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, सेकंड वन क्या है, जो लिक्विड या सॉल्यूट प्योर फॉर्म में होता है उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होती हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। क्लियर? ये दो तीन फार्मूला आपने याद की कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ऑफ सॉल्यूट का, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर बढ़ेगी, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बढ़ेगी। अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं वो भी आप लोग जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आती ही रहती है। क्लियर? सो आगे चलें, ये दो तीन पॉइंट नोट कर लें। चलो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? न्यूमेरिकल किया जाए इसका। चलो सो स्टडी करते हैं। आप ये नोट डाउन कर लें। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो इंतहाई ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सो पढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल मिटाया जाए। अच्छा, सो इंतहाई ही कंसंट्रेशन के साथ मैं न्यूमेरिकल जस्ट लाइक डायग्राम की फॉर्म में आप लोगों के मतलब शो करता हूँ। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें हमारे साथ क्या है, जो कुछ भी है वो कुछ यूँ है कि सपोज़ एक सॉल्यूशन है, दिस इज़ अ सॉल्यूशन। क्लियर? और यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ चलो हम क्या लेते हैं, H2O लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ H2O कितना ले लें, कितना ठीक होगा? वेपर प्रेशर ऑफ H2O उसको हम 600 mm ऑफ Hg लेते हैं। क्लियर है? एंड फाइंड इसको हम यू कह सकते हैं, P नॉट W। क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मीन्स सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आप क्या फाइंड करें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या फाइंड करें, P नॉट या PW। मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं कि इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉल्यूट सॉल्ट फॉर्म में। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ और है कौन, ग्लूकोज सपोज हम लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे साथ 180 ग्राम ऑफ C6H12O6। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ वाटर हमारे साथ, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉल्वेंट इज 54 ग्राम। फिर से देखें, कुछ यूँ है कि एक सॉल्यूशन है यहाँ तक। वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज in partial vapor pressure in a pure form. The partial vapor pressure of water in a pure form is that vapor pressure of solution क्या होगा, mass of solute इतना है,
है कौन, ग्लूकोज है। मास ऑफ वाटर कितना है, वो इतना है। अच्छा, सो हम ऑलरेडी वो फार्मूले भी मिटा चुके हैं। देखें, हम एक फार्मूला लिखते हैं जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इस्तेमाल हुए थे। वो कौन सा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए माइनस पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स बी। अच्छा, ये सॉल्वेंट को शो करती है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कितनी है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 600 है, 600 mm ऑफ Hg माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इसे हम कह सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, या इस तरह क्वेश्चन हो सकता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सोल्यूशन फॉर्म। सो हम इसे फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय कितना है 600 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो किसी चीज़ का मोल फ्रैक्शन मालूम करने का तरीका क्या है, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरह है। अच्छा, सो हमें ना तो मोल्स ऑफ बी के पद का पता है, ना तो हमें वाटर का और ना इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर के निकालते हैं, या चलो हम इसके निकालते हैं। ये जो सॉल्यूट है हमारे साथ, सॉल्यूट कौन है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सो अगर आप इस चीज़ के नंबर्स ऑफ मोल मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास कितना है, 180 है, 180 ग्राम्स डिवाइड बाय देखें इसका 12 है, 12 116। अब 6 4 24, 6 के 6 7 8, ठीक है। 6 2 6 दूनी 12, 1 6 के 6 जमा 1 7, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 6 6 36 एंड 6 के 6 7 8 9। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ओके। सो अब देखें 9 प्लस 10 100, ठीक है। 4 प्लस 4 6 प्लस 2 प्लस 2 100, 10 बन गया। 100 प्लस 10 प्लस 70 180। अच्छा, सो मोलर मास कितना हो गया, 180 ग्राम्स। ये और ये कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1। सो हमने सॉल्यूट के मोल्स फाइंड किए, फाइंड किए। सो देखें यहाँ पर कितना है, 1 है, डिवाइड बाय यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, मोल्स ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट जो हमारे इस्तेमाल हो रहा है वो कितना है, 54 ग्राम। सो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है, 54 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O कितना है, 18 है। अब देखें 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 7 14, 9 के 9 9 3 27। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अच्छा, इज इक्वल टू 6, चलो हम इस तरह लिखते हैं, माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय 600 लिख सकते हैं क्या। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, हम ये फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए स्टेप वाइज करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 600 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये इससे क्या 4 आता है, 4। सो हम इस तरह लगा सकते हैं कि 4 इंटू
600 माइनस PA। PA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, और वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट का कोई रोल है नहीं, ठीक है। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 4, 600/4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 600 माइनस PA रह जाएगी, 2 दूने 4, 2 3 6 00, 2 1 2, 2 15 30 एंड 0, सो 15 150 इज इक्वल टू 600 माइनस PA। इसको हम इधर ले जाते हैं और उसको इधर ले जाते हैं, सो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 600 माइनस 150, क्लियर। सो PA इज इक्वल टू, क्लियर, 0 से 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या बना था 10, 10 से 5 5, क्लियर। यहाँ पर क्या रह चुका था 5, 5 से 1 4, 4 mm ऑफ Hg। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो लोअर हुआ, कम हो गया। देखिए पहले कितना था, पहले कितना था, हमने क्या कंसीडर किया था, देखें, अच्छा देखिए ये वाटर का मास है, ये क्या है हमारे साथ, मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मतलब ये क्या है असल में, अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और PW लिख सकते हैं, एक ही बात है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ H2O 600, 600 था, 600 से अब 450 तक आ गया। समझ आ रही है? मुश्किल है या आसान है? आसान है। अच्छा दोहराई की जाए या नहीं, देखे रिवाइज करता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ H2O इतना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करें। वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन प्योर फॉर्म इतना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें। मास ऑफ सॉल्यूट इतना हमने डाला है, मास ऑफ वाटर इतनी है सॉल्वेंट की। सो हमने ये फार्मूला लगाया, इस फार्मूले में ये क्या, ये हम फाइंड करेंगे, ये और ये गिवन है, ये इसका फार्मूला लगाए, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड किए, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट लगाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर फाइंड किए। इस तरह क्वेश्चन आया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्लियर है? इस तरह आप देख सकते हैं, फिर रीअरेंज किया। इंशाल्लाह इतनी मुश्किल उसमें कोई चीज़ ही नहीं, आसान है। अगला क्वेश्चन किया जाए, आप इसे नोट डाउन कर लें। अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिटाया जाए। ओके सो हम इसे मिटाते हैं। देखिए इसी कंटेनर को लेते हैं, अब हम इसमें कुछ और डालते हैं, क्लियर। इसी कंटेनर को हम रीयूज़ करते हैं ताकि कुछ ज़ाया ना हो जाए। सो अब हम इसको रीयूज़ करते हैं, और यहाँ तक वो भरा हुआ है, यहाँ तक क्या है वो भरा हुआ है। अब मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, क्लियर। अच्छा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो है 180 ग्राम्स, क्लियर, ग्राम्स पर मोल, चूंकि मोलर मास है। अच्छा इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 72 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट 72 ग्राम्स। अच्छा यहाँ पर चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा P और PA0 माइनस PA इज इक्वल टू 60%, क्लियर है? कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन कुछ यूँ है, फाइंड द मास ऑफ द सॉल्यूट इफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 180, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन 72 ग्राम्स एंड चेंज इन वेपर प्रेशर वो कितना है, वो ये है।
लेकिन हम ये नहीं लिख चुके हैं। सपोज हम ये इसी यहाँ पर जो वाटर जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो उसे हम वाटर कंसिडर करते हैं कि हमने वाटर इस्तेमाल किया है। क्लियर? अच्छा, वाटर है, वाटर इन सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, उसका मास इतना है। अब बाकी आप लोग समझते हैं, इंशाल्लाह समझते हैं। अच्छा, तो हम क्या मालूम करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सो आप लोग जानते हैं कि PA0 माइनस PA डिवाइड बाय PA0 इज इक्वल टू XB, लिख सकते हैं हम। अच्छा, सो देखें PA0 तो हम फाइंड करेंगे। क्लियर? ये और ये। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं? मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो चेंज आ रही है वो 60% है। 60% का क्या मतलब है? 100 था ओरिजिनली, इसका 100 था, जब इसका सोल्यूशन बनाया तो कितना बन गया? देखें, इसका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर था वो 100 था। क्लियर? लेकिन जब हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो क्या हुआ? तो 60 तक आ गया। क्लियर है? तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 100? परसेंट जानते हैं, 60%, 60% फ्राम 100 टू 60% जानते हैं आप लोग। अच्छा, इज इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। इजी है यहाँ तक? अच्छा, सो देखिए हमारे साथ मोल्स ऑफ वाटर नहीं है, ना तो मोल्स ऑफ वाटर है और ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन्हें ग्लूकोज के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं। हमने क्या लिया है? सॉल्यूट हमने अब कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि हमने क्या ले लिया है। अच्छा, चलो हम ग्लूकोज लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। C6H12O6, तो इसका मोलर मास इतना है, और मतलब 1 मोल सॉल्यूट हमने इसमें हल किया है। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो मोल्स ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी B इज इक्वल टू मास ऑफ B कितना है? 180, और इसका मोलर मास भी 180 है। सो इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो मोल्स ऑफ B, सो देखें 100 माइनस 60 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B कितने हैं? 1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B कितने हैं? 1 प्लस वाटर के हम फाइंड करते हैं। वाटर हमने कितना ले लिया है? वाटर कितना है? ये क्या है? मोलर। अच्छा, देखे वाटर नहीं, ठीक है। अच्छा, सो इसे हम मिटाते हैं। यह असल में मास ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर? सो मास ऑफ सॉल्यूट देखें, ये 1 मोल एंड 1 मोल, यहाँ तक क्लियर है। अब सॉल्वेंट हम कितना लेते हैं? सॉल्वेंट की बात अब हो रही है कि हम यहाँ पर मोल्स ऑफ ये भी लिखेंगे, तो इसकी तो कुछ वैल्यू कंसीडर करते हैं। देखिए हमें डेटा में नहीं लिखा है, इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्लियर? अच्छा, सो देखें हमारा क्वेश्चन कुछ अलग था, सो हम उसी तरफ चलते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे साथ मास ऑफ सॉल्यूट था, मास ऑफ सॉल्यूट, सो हम वही फाइंड करेंगे। ये तो मोलर मास था, गलती की है हमने। अच्छा, मिटाते हैं चलो। सो देखें फिर यहाँ आते हैं। देखें यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, अब यहां पर देखें, यहां पर दिया गया है
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे साथ है 72 और सॉल्वेंट है कौन? वाटर है। तो NW कितना बन जाएगा? देखें हम यहाँ पर लिखते हैं, देखें यहाँ से भी स्टार्ट लेते हैं, 100 माइनस 60 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, हमें ये मालूम है, तकरीबन उसका मास मालूम है, तो मोल्स मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 72 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 18। क्लियर? 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12। सो मोल्स ऑफ वाटर कितने बनते हैं? मोल्स ऑफ वाटर हमारे साथ बनते हैं 4 प्लस यहाँ में इसकी वैल्यू मालूम नहीं है और इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, ना तो इसकी वैल्यू मालूम है और ना इसकी। सो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? देखें मास डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम मास फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं। इसे चलो हमें इसी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि इसको हम नीचे ले आएँ इसे, या चलो हम कुछ यूँ भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आसान है। चलो नेक्स्ट केस में हम मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? ये तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड करेंगे। हमारे साथ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे साथ? 180। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? पता नहीं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 180 प्लस 4 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, इसे मिटाता हूँ। अच्छा, अब देखें हम इसे क्या इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म को देखें, इसी फॉर्म को 40 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम नीचे ले आ सकते हैं और इसको ऊपर उठा सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसको जब हम देखें, इसको 180 को हम इधर ले आते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा। ये भी एक तरीका है उसके हल करने का। क्लियर? या चलो इस तरह कर सकते हैं कि हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्लियर? अच्छा, सो देखें, चलो हम यूँ करते हैं कि ये 180 और ये 180 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन ये इसके ऊपर भी है। क्लियर? सो देखें, इसको हम इसके साथ और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? ये मिटाता हूँ, ये स्टेप यहाँ पर हल करने की कोशिश करता हूँ। देखें, इसको मैं इसके साथ, सो 100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 180 क्लियर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ 40 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 180 प्लस 4 लिख सकते हैं। अच्छा, सो देखें, इसको हम फिर एक अलग फॉर्म में लिखना चाहते हैं। क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारे साथ मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, यहाँ पर क्या है हमारे साथ, उसके साथ 100 भी लगा हुआ है। क्लियर? सो क्या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू, इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 40 मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 4 0 0 4 4 16। क्लियर है? इसको जब हम, इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर 40 डिवाइड बाय 180 इजी है यहाँ तक। चलो
आगे चलते हैं, इस तरह करते हैं कि हम इसको इधर ले आते हैं। सो 100 MB मास ऑफ सॉल्यूट माइनस 40 मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 180 है, इज इक्वल टू 160। ईजी है यहाँ तक। अच्छा, सो देखें, दिखाई दे रही होगी। 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 160। क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इस 160 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? वाई नॉट। इस तरह कर सकते हैं कि इसको, या चलो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि उनकी कटिंग करते हैं। 2 9 18 0, 2 8 16 0। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद 3 2 2 4 8, 2 5 10, या हम 5 से भी कर सकते थे, 5 से भी कटवा सकते थे। 5 1 5, 5 8 40, 5 1 5, 5 8 40, 5 1 5, 5 8 40। यहाँ पर 5 1 5, 5 6 30 रहता था। इसके बाद 2 9 18, 2 8 16। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे मैं मिटाता हूँ, देखे कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो रही है। अच्छा, सो देखे हमारे साथ क्या आ रहा है, 60 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू क्या? इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसको देखें, इसको इसके साथ देखें, 8 आ रहा है, 8। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, क्या ये 3 से 3 3 9, 3 2 6 0 कर सकते हैं? ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ 9 ख़त्म हो जाएगा, 3 रह जाएगा। अब देखें, 3 8 24 इज इक्वल टू 20 एंड टू मास ऑफ सॉल्यूट। अब बोथ साइड को हम 20 से डिवाइड करते हैं, 20 ये और ये कैंसल, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, अब देखें, 2 2 10 20, 2 12 24, 2 5 10, 2 6 12। अब 6 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 5, 1 आ जाएगा, 0.0 लगाते हैं, 5 2 10, 1.2। सो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1.2। क्या 1.2 इसका क्या है? मास है। मास का क्या है? मास इतना है। क्लियर है यहाँ तक? देखे, अगर लंबी हो रही है तो मैथमेटिक फॉर्म लंबी हो रही थी। क्लियर है? क्वेश्चन हमारे साथ कुछ यूँ था कि आपके पास सोल्यूशन है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 180 है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 72 है। चेंज इन वेपर प्रेशर 60% है। सो हमने इस तरह कंसिडर किया कि वेपर प्रेशर कितनी थी? 60% मीन्स कि 100 से 60 आ गया, 100 से कितना गया? 60 तक आ गया। अच्छा, इसके बाद हमें ज़रूरत थी किस चीज़ की? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। क्लियर? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस तरह हम क्या फाइंड कर रहा था? मास ऑफ सॉल्यूट। सो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने क्या लिखी हमने? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने उनका फार्मूला लिखा, मास डिवाइड बाई मोलर मास। सॉल्वेंट के लिए भी लिखा। क्लियर? सो इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आप इसे नोट डाउन कर लें, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो देखें, ये फिर से एक अलग बीकर है, यही बीकर है। अब हम क्या करते हैं? अच्छा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज, देखिए एक बीकर है जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है, H2O है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज 1000 किलो पास्कल। क्लियर? या हम इस तरह लगाते हैं कि 100 चलो mm ऑफ Hg। क्लियर? इस तरह लगाते हैं 1000 mm ऑफ Hg। एट सम टेम्परेचर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑफ सोल्यूशन containing 5 मोलल सल्यूट कितना है हमारे साथ, 5 मोलल, क्या 5 मोलल, और सॉल्यूट है कौन, सॉल्यूट हमने डाला है C6H12O6। क्लियर? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर गिवन है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो क्या है, 5 मोलल। तो आप लोग जानते हैं कि P0A माइनस P0B डिवाइड बाय P0A इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू XB लिख सकते हैं। अच्छा, सो देखें P0A की क्या गिवन है, यस 1000 mm ऑफ, चलो 1000 लगाते हैं सिंपल, 1000 माइनस ये तो हम फाइंड करेंगे, ये हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मालूम करने के लिए हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं 1000 डिवाइड बाई 1000 माइनस PB डिवाइड बाय, इसे मालूम करेंगे, डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी लिख सकते हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब 1000 माइनस पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अब देखें मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात भी ना करें तो फिर भी ठीक होगा। देखें 5 मोल का मतलब होता है 5 मोलल कि 5 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलल है 5 मोलल मीन्स 5 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, सो यहाँ पर देखें हम क्या करते हैं, हम इस तरह सिंपली देखें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू मोल्स। सो यहाँ पर उसके 5 मोल लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हम लगाते हैं 5, हम फौरन यहाँ पर लगा सकते थे, इसी फॉर्म में हम लगा सकते थे यहाँ पर कि देखिए 5 मोल दिया गया है, तो 5 मोल मीन 5 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो हमने लगा यहाँ पर 5, यहाँ पर भी हम 5 लगाएंगे। ये भी क्या है, मास, देखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर हम 5 लगाते हैं प्लस यहाँ पर देखें मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर।
अब मास ऑफ वाटर कितना है 1000 है, इसका मोलर मास 18 है, 2 9 18 2 5 10 00 क्लियर है। 500 डिवाइड बाई 9, अब 9 5 45 5 0 फिर क्या होगा, अच्छा 9 5 45, इसके बाद फिर 9 5 45, फिर 9 5 45 5 0 5 9 5 45, इस तरह एंड सो ऑन। क्लियर है। सो हम तकरीबन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, कितना लेते हैं 5.5 यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इसे मालूम कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1000 माइनस प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको और इसको ऐड करने से कितना बन जाएगा 60.85। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये आप खुद मज़ीद भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, देखिए 5000 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 60.5 इंटू 1000 माइनस BP। अब हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड से डिवाइड करते हैं 60.5 एंड 60.5, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अच्छा सो 5 डिवाइड बाई 60.5, इसको हम इधर ले चलो इज इक्वल टू 1000 माइनस BP, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम उधर ले आते हैं। सो PB मीन्स प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए 1000 माइनस 5000 डिवाइड बाय 60 माइनस 5 कर सकते हैं इस तरह। अच्छा सो देखें इंतहाई इजी है। इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि इसकी एलसीएम मालूम करेंगे, ये बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखें इसकी एलसीएम यही होगी, इसकी एलसीएम यही होगी। सो इस तरीके से हम प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इंतहाई ही अगर हमारे साथ जो मुश्किल आ रही थी तो डेटा से मुश्किल आ रही होती है, क्योंकि डेटा लंबा चौड़ा होता है। सो इट वाज अबाउट क्या वेपर प्रेशर जब हम सॉलिड वाटर में डालते हैं, नॉन वोलेटाइल में डालते हैं, तो इससे कितना प्रेशर मतलब कम होता है, किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। सम टाइम हम मास कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सम टाइम हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। यहाँ पर सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट वो भी इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने इंशाल्लाह डिटेल के साथ क्लियर किए। सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। इस तरह के बेनिफिशियल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। सो गुड लक।